नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश में पहले दौर का मतदान है। पश्चिमी यूपी में वोटिंग है। बीजेपी और विरोधी पार्टियों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। जैसे जैसे मौसम में गर्मी बढ़ती जा रही है, ठंड घटती जा रही है और इसका एहसास उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल में साफ तौर पर देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की चुनावी भूमि बयानबाजी से धधकने लगी है। नेताओं का एक दूसरे पर वार और पलटवार भी शुरू हो गया है। खासकर गर्मी नाम का शब्द इन दिनों चुनावी माहौल में गर्माहट का वाकई में एहसास करवा रहा है। लेकिन एक पुरानी कहावत है, जोश में कई बार लोग होश खो बैठते हैं। शायद तभी तो जुबान चुनावी मर्यादा की सीमाओं को लांघ रही है। नेता एक दूसरे पर निजी हमलों करने से बाज नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि यूपी में चुनाव की लड़ाई अब गर्मी और चर्बी तक आ गई। पहले योगी ने कैराना मुजफ्फरनगर को ठंडा करने की बात कह डाली तो पलटवार में जयंत चौधरी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने चर्बी उतारने की बात कह डाली। बची हुई कसर अखिलेश यादव ने पूरी कर दी। अखिलेश यादव ने कहा, सीएम से भाई क्या उम्मीद और कर सकते हैं, पहली बार ये भाषा नहीं सुन रहा हूं। यानी साफ है कि गर्मी और चर्बी उत्तर प्रदेश के चुनावी समर को और गर्मा दे तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है, यूपी की लड़ाई गर्मी और चर्बी पर क्यों आई। आज इन्हीं कुछ सवालों के साथ करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ नेताओं की जरा प्रतिक्रिया सुनवा देते हैं। सुनिए। तो प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा कुछ गंभीर सवालों पर डाल लेते हैं एक नजर। सवाल मसलन, क्या गर्मी और चर्बी दिलाएगी वोट, इसीलिए इस तरह के शब्दों का हो रहा है इस्तेमाल। नेताओं की बदजुबानी आखिर कब तक। चुनाव जीतने के लिए या यूं कहा जाए माहौल पैदा करने के लिए ये जो शब्दों का चयन इन नेताओं की तरफ से किया जाता है, ये कब तक होता रहेगा। मतदान की तारीख नजदीक है, जुबानी जंग तेज होती जा रही है। जीत की चाह में नेता मर्यादा को क्यों कर रहे तार-तार। सियासी लड़ाई गर्मी पर क्यों आई, आखिर क्यों खामोश है चुनाव आयोग। आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम खोजेंगे। बेहद गंभीर सवाल, क्या गर्मी और चर्बी दिलाएगी वोट, इसलिए ऐसे शब्द का हो रहा है इस्तेमाल। नेताओं की बदजुबानी क्यों और कब तक, कोई तो सीमा होगी। जब भी चुनाव आते हैं बदजुबानी सबसे पहले सामने आ जाती है और उसके बाद फिर होता है वही सिलसिला, वार का, पलटवार का, आरोप का, प्रत्यारोप का, और स्तर नीचे ही गिरता चला जाता है। चलिए आज इस मसले पर हम करेंगे चर्चा की शुरुआत, लेकिन उससे पहले जरा प्रतिक्रिया सुनिए, उसके बाद बात। को और पेशेवर अपराधियों को अपने गले में तख्ती लटका करके चलते हुए भी देखा होगा कि कैसे बकस दो एक बार बस। ये जो अभी चुनाव की घोषणा के बाद फिर अपने बिलों से निकल करके बिल बिला रहे हैं ना, ये गर्मी 10 मार्च के बाद फिर 24 घंटे के अंदर शांत हो जाएगी। चौबीस के बाद 25वां घंटा भी नहीं होगा। और योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। जयंत चौधरी ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। तो ये जो मुख्यमंत्री जी के अंदर गर्मी आ रही है, वो इसलिए गर्मी आ रही है कि ये टिकट जगह जगह मांग रहे थे, इनकी मनपसंद टिकट उन्हें नहीं मिली, उन्हें वापस उन्हें घर भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने इन्हें पैदल पैदल चलाया। जो पैदल पैदल चल रहे हैं और बेदल हैं, कभी मुख्यमंत्री से पूछिएगा उनका दल कौन सा है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि जिस तरीके से इन्हें पैदल पैदल चलाया, आने वाले समय में इनको कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए इनकी भाषा बदल गई है। और जब से गठबंधन के लोग और गठबंधन के लोगों को समर्थन मिला है, इनके चेहरे पर तोते उड़ गए हैं।
और चलिए करते हैं इस मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है, जल्दी से मैं पैनल का तारुफ आपसे करवा दूं। हमारे साथ बीजेपी नेता अश्विनी शाही जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत करते हैं सर आपका। डॉक्टर अभिषेक राय, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका भी। डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत। प्रोफेसर विवेक सिंह, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अश्विनी शाही जी आपके साथ। सर, शुरुआत तो सीएम की तरफ से कर ही दी गई थी और उसके बाद देखिए मामला कहां से कहां जा पहुंचा है, कभी गर्मी कभी चर्बी, ये चल क्या रहा है। और सबसे बड़ी बात, असल मुद्दों से इतर, इन सबकी जरूरत क्या है? नहीं है। अभी आप ही ने 3 नेताओं के बयान सुनाया, माननीय मुख्यमंत्री के बयान सुनाया, माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय जयंत जी के और माननीय अखिलेश जी के। शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान से ही करना चाहता हूं और आपके टेलीविजन चैनल पर सबने देखा है बैठकर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि दंगाइयों और बलवा करने वालों को हम जो है गर्मी उनको शिमला की याद दिलाएंगे। उन्होंने दंगाइयों और बलवाइयों के लिए ये बात कहा, अपराधियों के लिए ये बात कही है। अब जयंत चौधरी जी उनको शीतलहर की बात कर रहे हैं कि उनका माथा चौड़ा है, शीतलहर हो गया, इतना वोट दो कि चर्बी पिघल जाए। उससे ऊपर बढ़कर अखिलेश जी क्या कह रहे हैं कि मनचाहा जगह से टिकट नहीं मिला, इसलिए जो है ये सब बातें अखिलेश जी कर रहे हैं कि उनकी गर्मी। तो ये बयान, दोनों बयानों को, दो नेताओं जो 2 लड़कों की जोड़ी है, इनके बयान को अलग करिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो अपराधियों और दंगाइयों के लिए बात कही और ये लोग उन अपराधियों और दंगाइयों के समर्थन में बयान दे रहे हैं। इसका मतलब साफ है, प्रदेश की जनता जानती है और जान चुकी है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है कि ये अपराधी और दंगाइयों के साथ, क्योंकि ये उनकी वकालत कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दंगाइयों और अपराधियों के लिए बात कहा था, ये न कि किसी नेता और किसी जनता के लिए कहा था। इस बात को समझना पड़ेगा शिल्पा जी। उसके बाद इनकी भाषा पर देखिए, तो मैं ये मानता हूं कि अपराधी के लिए अगर बोलना अपराध है तो ये अपराध माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मैं भी करता रहूंगा कि अपराधियों के खिलाफ बोलने का काम जो करते हैं। और हाँ, समाजवादी पार्टी की जो साख थी, गुंडा पालना, अपराधी को प्रश्रय देना, बलात्कार करवाना, लड़कों से गलती हो जाती, जो भी था ये सब उनके जुमले थे, वो चरितार्थ करते हुए आज माननीय अखिलेश जी इस बात को सत्य कर रहे हैं कि ये गर्मी उतार दी जाएगी। ठीक है। और चाहे अनचाहे जयंत जी उनके पार्ट बन रहे हैं। ठीक है जी। डॉक्टर अभिषेक राय, जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो दंगाइयों के लिए बात कही, अपराधियों के लिए बात कही, समाजवादी पार्टी को क्यों मिर्ची लग गई? क्या चोर की दाढ़ी में तिनका? शिल्पा जी बहुत सीधी सी बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जरूर बयान सुनिएगा। उन्होंने क्या कहा कि कुछ लोगों को गर्मी चढ़ गई, पूरा बयान सुनिएगा। और उनको हम अभी ठंड ला देंगे मई और जून में, क्योंकि वो इतने हार के डर से बौखला गए, इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं जो विपक्ष के लिए। मैं सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अश्विनी जी, गलत बात है, मैंने आपकी सारी बात सुनी। अश्विनी जी, मैंने आपकी सारी बात देखी। नहीं, मैं बोल नहीं रहा हूँ अभिषेक भाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज बात सुनना सीखिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, आप ही बोल लो फिर। बोलिए सर। डॉक्टर राय वो नहीं बोल रहे, वो चुप है। मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैंने शिल्पा जी से निवेदन किया कि एक बार चलवा दीजिए। हाँ, मैं सुनवा देती हूँ एक बार, जरा पहले डॉक्टर अभिषेक राय अपनी बात पूरी कर ले। देखिए शिल्पा जी, बहुत सीधी सी बात है। ये विपक्ष को जिस तरह से धमका रहे हैं, जनता को जिस तरह से धमका रहे हैं, इनके ऊपर, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जब ये 17 में मुख्यमंत्री बने थे, कितने आपराधिक मुकदमे थे सबको पता है। 307 का मुकदमा था इनके ऊपर। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऊपर कितने मुकदमे हैं सबको पता है। आप अगर देखेंगे, अभी हाईकोर्ट ने 2 महीने पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर को नोटिस दिया। अजय मिश्रा टेनी जी, जो माननीय गृह राज्य मंत्री जी हैं, वो हिस्ट्री शीटर हैं, खुद उन्होंने कहा मेरा इतिहास जान लो। उन्होंने किसानों को धमकाया, पत्रकार को धमकाया। उनके बेटे ने उस भड़काऊ बयान पे 4 किसानों को रौंद दिया अपनी थार के नीचे। ये बात करते हैं, किस मुंह से बात करते हैं? गर्मी और ठंडी की बात करते हैं। इन्हें सिर्फ विपक्ष को, जनता को डराना आता है। ये जो डरा रहे हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। हम इनको पूरा जवाब देंगे और बराबर जवाब देंगे।
आप देख लीजिएगा। और कहते हैं कि जनता का जो वोट होता है, जनता के वोट से इनको चोट पहुंचने जा रही है और ये सत्ता से बेदखल होने जा रहे हैं, क्योंकि 4.5 साल इन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। चाहे वो हाथरस की बेटी की बात कर ले, आज तक कोई आईपीएस, मैं ये शिल्पा जी से भी एक सवाल पूछा, पूरे देश में ऐसा एक एग्जाम्पल बता दीजिए कि कोई आईपीएस फरार हो, और आज तक सरकार उसका कुछ नहीं कर पाई। गोरखपुर में व्यापारी की हत्या होती है, पुलिस दोषी होती है, उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चलता। क्यों नहीं चलता साहब? आप कहते हैं सिलेक्टिव वो काम कर रहे हो, ये सिलेक्टिव काम आपको फायदा नहीं देगा। ठीक है, सवाल पूछेगी, सपाइयों को दंगाई बता दोगे, और जब आपसे पूछेंगी अपने पक्ष के लोग ऐसा कोई काम करेंगे तो फिर उन्हें बख्श दोगे। चलिए ठीक है, इस आरोप का जवाब मैं लूंगी अश्विनी शाही जी से। और अनुज रात्रे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। नेता कांग्रेस है, लेकिन उनके पास में जाऊं उससे पहले जरा एक बार सुनवा देते हैं सीएम की तरफ से क्या कहा गया, जयंत चौधरी ने क्या कहा, और फिर अखिलेश यादव ने क्या बोला। जरा सुनिए, उसके बाद बढ़ेंगे चर्चा में आगे। पीसीआर दंगाइयों को और पेशेवर अपराधियों को अपने गले में तख्ती लटका करके चलते हुए भी देखा होगा कि कैसे बकस दो एक बार बस। ये जो अभी चुनाव की घोषणा के बाद फिर अपने बिलों से निकल करके बिल बिला रहे हैं ना, ये गर्मी 10 मार्च के बाद फिर 24 घंटे के अंदर शांत हो जाएगी। 24 के बाद 25वां घंटा भी नहीं होगा। और योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। जयंत चौधरी ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। तो ये जो मुख्यमंत्री जी के अंदर गर्मी आ रही है, वो इसलिए गर्मी आ रही है कि ये टिकट जगह जगह मांग रहे थे, इनकी मनपसंद टिकट उन्हें नहीं मिली, उन्हें वापस उन्हें घर भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने इन्हें पैदल पैदल चलाया। जो पैदल पैदल चल रहे हैं और बेदल हैं, कभी मुख्यमंत्री से पूछिएगा उनका दल कौन सा है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं? और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि जिस तरीके से इन्हें पैदल पैदल चलाया, आने वाले समय में इनको कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए इनकी भाषा बदल गई है। और जब से गठबंधन के लोग और गठबंधन के लोगों को समर्थन मिला है, इनके चेहरे पर तोते उड़ गए। तो सुन लिया होगा आप सभी ने। एक बार फिर से चर्चा का रुख करते हुए अनुज रात्रे जी, कहा जा सकता है फिर तो कि भाई चुनाव आया, नेताओं की बदजुबानी लाया, और एक बार फिर से कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। जनता फिर सवाल करेगी ना सर कि हमारे मुद्दे कहाँ हैं, हम जिन चीजों से रोजाना दो चार होते हैं, जो हमारी मुसीबतें हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, उनके समाधान पर कोई बात नहीं करता है। वार होता है, फिर पलटवार होता है, और सिलसिला लगातार चलता रहता है। भारतीय जनता पार्टी और जिनसे जो उम्मीद करी थी, वो अपने उसी अनुरूप जो है अपना भाषा का प्रयोग कर, लेकिन कांग्रेस पार्टी से जनता को विकास की उम्मीद है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विकास के मुद्दों की बात की है। प्रियंका जी, आज भी प्रदेश की आधी आबादी जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, उनकी लड़ाई को लेकर के आगे बढ़ रही है, लेकिन किसी भी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कोई और गठबंधन का दल हो, कोई भी महिलाओं की बात नहीं करता है। क्योंकि सबसे ज्यादा इन 3 दशकों में जब से कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हुई है, और खास तौर से 2017 से 22 तक से भारतीय जनता पार्टी का शासन आया है उत्तर प्रदेश में, महिलाओं का उत्पीड़न सबसे ज्यादा हुआ है। ये एनसीआर की रिपोर्ट कहती है कि पूरे देश में जितने महिलाओं उत्पीड़न के मामले आते हैं, उसमें से आधे मामले 50% केसेस जो है उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या हालत है। इस तरह से हमने देखा है 5 वर्षों में कैसे कैसे घिनौने कांड हुए हैं, कैसे कैसे बदनुमा दाग लगे हैं उत्तर प्रदेश के ऊपर महिलाओं के बलात्कार के नाम पे, चाहे हाथरस से लेकर के उनकी बात करें या इनके खुद के विधायक या इनके नेता उसमें शामिल रहे हों भारतीय जनता पार्टी के, ये इनकी उपलब्धि है। तो जिनकी चरित्र और जिनका चेहरा ऐसा हो जिस दल का, उनसे आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? क्यों नहीं वो अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हैं? सरकार की उपलब्धि गिनाने को नहीं है, क्योंकि आज भी पूरे देश में अगर सबसे महंगी बिजली कहीं है तो
प्रदेश में है। कैसे बोलेंगे हम बिजली के बारे में, कैसे बोलेंगे बेरोजगारी के बारे में? 5 करोड़ बेरोजगार युवा अगर किसी प्रदेश में है तो वो उत्तर प्रदेश में है। वायदा तो 70 लाख नौकरियां देने का किया था इन्होंने, लेकिन हालात यह है कि हर 24 घंटे में 880 युवा अपनी रोज नौकरी खो रहा है, बेरोजगार हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश लगभग 16 लाख जो युवा है बेरोजगार हो रहे हैं, नौकरियां देने की तो बहुत दूर की बात है इनके। तो ये इसका चरित्र है, ये इनकी कार्यप्रणाली है। आज हम बात करें स्वास्थ्य की, बात करें, अगर ये स्वास्थ्य पे क्यों नहीं बात करते? क्यों नहीं बात करते हैं कि हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया? क्यों नहीं बात करते हैं हमने मेडिकल कॉलेजेस बनाए? 250 जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज का नाम देकर के अपनी उपलब्धि बताते हैं, अपने घोषणा पत्र में बताते हैं कि हमने 250 मेडिकल कॉलेज खोल दिए। हकीकत यह है कि जो जिला हॉस्पिटल्स थे उन्हीं को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, नया हॉस्पिटल नहीं बनाया है। और किसानों का तो जिस तरह से दुर्दशा इस सरकार ने की है, भारतीय जनता पार्टी जितनी जबरदस्त किसानों की विरोधी रही है, ये डबल इंजन की सरकार, चाहे इनकी केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, है तो एक ही परिवार से आ रहे हैं, एक ही दल से आ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार ने डबल तरीके से उनका किसानों का खून चूसा है। ठीक है अश्विनी शाही जी, जवाब दीजिए। आप लोगों ने अगर कुछ काम किया होता इन 4.5 सालों के दौरान तो उस पर बात करते ना, जब काम ही नहीं किया है इसलिए जानबूझकर कभी धर्म, कभी जाति, कभी गर्मी, कभी चर्बी, ये तमाम चीजें सामने आ रही है। ने जो सुनवाया तो माननीय मुख्यमंत्री, कहना चाहूंगा अभी आपने जो सुनवाया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था वो सबके सामने आ गया कि अपराधी और दंगाई तख्ती लगाकर घूमते शांत करने में। तो यह माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मैंने कहा था वो सत्य साबित हो रहा है। दूसरी बातें, अब माननीय जो हमारे साथी कांग्रेस के बैठे हैं, इनको शायद पता नहीं है कि राजस्थान में 7.5 रुपए यूनिट बिजली है और पूरे देश में सबसे महंगी बिजली है, और आज उत्तर प्रदेश की बात ये बता रहे हैं। तो इनको थोड़ी सी तैयारी और कर लेनी चाहिए अनुजात्रे जी। दूसरा, मैं स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ, स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। शिल्पा जी, स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात क्यों नहीं आप महाराष्ट्र में करते हैं? कोरोना में क्या हुआ? यहाँ तो योगी मॉडल की WHO से लेकर और नीति आयोग हम लोगों ने सराहना की। आप अपने महाराष्ट्र, अनुज जी एक सेकंड सर प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग बोथ ऑफ यू वन बाय वन। अश्विनी जी का ये समय है, उनको एक बार बोलने दीजिए। आपको जो भी आपत्ति होगी अनुज जी अपने समय में बोलिएगा। ठीक है सर, तमाम नाकामियां सरकार की गिनवाइएगा, आपको पूरा वक्त मिलेगा, आपके पास आऊंगी। अनुज जी, अश्विनी जी को जो समय दिया गया है एक बार उनकी बात पूरी हो जाने दें। आई एम रिक्वेस्टिंग यू सर प्लीज। शाही साहब, पहला झूठ फैलाया बिजली के बिल का, दूसरा झूठ फैलाया स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर का, तीसरी बात कहने जा रहा हूं जो अभी इन्होंने प्रियंका गांधी की बात की, उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर ध्यान दे रही हैं, लेकिन पंजाब में क्या हो रहा है महिलाओं के साथ, राजस्थान में क्या हो रहा है महिलाओं के साथ, उत्तराखंड की महिलाओं को कितना टिकट दिया? ठीक है, आपके मुताबिक ये दोगली रणनीति अपनाई जा रही है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि वहां तो वो जीत गए थे, यहाँ पर हर हाल में उन्हें दर्शकों का अपना पूरा जो सूखा है वो खत्म करना है, इस लिहाज से यहाँ पर ये दांव खेला जा रहा है। चलिए ठीक है, डॉक्टर सुनील कौशिक, आपने तीनों को ही सुन लिया, बीजेपी भी, सपा भी, कांग्रेस भी, और तीनों बाइट्स भी आपने भी सुनी। सर क्यों और कब तक सवाल जहन में उठता है, आम जनता भी अब मुखर तरीके से पूछती है कि भाई जब भी चुनाव आता है नेताओं की बदजुबानी क्यों शुरू हो जाती है, और इसमें सारे दल एक ही स्टैंडर्ड पर, एक ही स्तर पर। जो शिल्पा जी आपने बयान सुनवाए, मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी ने किसी पार्टी को लेकर के या किसी सभ्य व्यक्ति को लेकर के कहा है, या दंगाइयों को, अपराधियों को लेकर के उन्होंने कहा है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों को भी इसका स्वागत करना चाहिए था, और उनको भी ये कहना चाहिए था कि यदि हमारी सरकार आती है तो हम भी इससे कड़ी कार्रवाई करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए हुई है। तो मुझे लगता है कि हाँ, लोकतांत्रिक बातें हो रही थी, लेकिन खैर राजनीति है, राजनीतिक बयान आएंगे। चुनाव 2022 में है, इस समय अगले 10 तारीख से चुनाव शुरू हो रहा है पश्चिम से, तो कुछ चीज़ें ऐसी निकल के आएंगी। लेकिन अखिलेश जी ने तो खैर घुमा के कह दिया, लेकिन जैन जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, जिस भाषा का उन्होंने उपयोग किया है, जिस तरीके से गर्मी और चर्बी की बातें कही है, मुझे नहीं लगता कि वो लोकदल को लेकर के या कैसे किसी एक सभ्य समाज को लेकर के मुख्यमंत्री ने कोई बयान दिया है।
दूसरी बात, अभी तो मेरे हिसाब से चुनाव शुरू नहीं हुआ शिल्पा जी, अभी तो चुनाव धीरे धीरे रंग लाता आ रहा है। जब बीच में हम पहुंचेंगे 2 चक्कर का या 3 चक्कर का हो जाएगा, तब मर्यादाएं टूटेंगी। क्योंकि दिल्ली के चुनाव में और पश्चिम बंगाल के चुनाव में या और राज्यों के चुनाव में आपने देखा होगा कि एक दूसरे राजनीतिक दल के नेताओं ने किन किन उपाधियों से एक दूसरे के नेताओं को नहीं नवाजा गया, मानो होड़ सी लगी हुई, बिल्कुल होड़ सी, और बिल्कुल मान मर्यादाएं टूटी। कोई वरिष्ठ नेता है या इस देश का प्रधानमंत्री है या कोई मुख्यमंत्री रह चुका है, उसके बारे में भी कौन कौन सी बातें कही, ये पूरा देश ने भी देखा और पूरे प्रदेश ने भी देखा। दूसरी बात, जिस बयानबाजी को लेकर के जो बातें चल रही हैं या जो व्यवस्थाएं हैं, मुझे लगता है कि भाजपा को घेरने का काम विकास के नाम पर होना चाहिए। एग्जैक्टली जो विकास किए हैं हर बार उस पर बात होनी चाहिए। और ये विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बनती है कि जो चीजें छूट गई हैं उनकी बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सारी चीजें सिरे से खारिज कर दोगे। क्या अखिलेश यादव सरकार ने इस प्रदेश में काम नहीं किया? काम बहुत अच्छा किया था, लेकिन आप उस अपनी बात को जनता तक नहीं पहुंचा पाए। बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने भी प्रशासन बहुत अच्छे से चलाया था। जब हम पब्लिक में बात करते थे तो लगता था कि हाँ, तो कोई ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने वाला है तो वो मायावती है, लेकिन सत्ता में रिपीट वो भी नहीं हो पाई। कारण ये था कि वो बात अपनी जनता तक पहुंचा नहीं पाई कि और क्या हो सकता है। और जिस तरीके से उनके कार्यकाल में 319 के मुकदमे तमाम ऐसा राग द्वेष जाति विशेष का फैला, वो दोबारा सत्ता में वापसी का कारण बना कि आप दोबारा सत्ता में नहीं आ पाए। और ये अभी जो 2-4-10 कार्यक्रम चैनलों के द्वारा हुए हैं, ये मीडिया ने सवाल उठाया कि ये पिछली वाली अखिलेश जी सरकार गुंडों की सरकार कही जाती थी। जिस तरीके से कब्जे हुए, किस तरीके से अपराधीकरण हुआ, तो अखिलेश जी ने बड़ा सहज बात तो स्वीकार भी कर लिया कि हाँ बिल्कुल आप सच कहते हैं, ये बात हुई, लेकिन अब आगे नहीं होगी। इस बात का उन्होंने गारंटी दिया और प्रॉमिस भी किया कि हाँ कुछ गलतियां हमसे हुई थी और इस तरीके के आरोप हमारी सरकार पर लगते रहे तो ये स्वीकार करना और भविष्य में कोई बातें नहीं होगी, ये कह रहा है। तो ये एक मुझे लगता है स्वच्छ राजनीति का हिस्सा है कि आपसे गलती हो रही है और गलती आपने स्वीकार कर ली। लेकिन आप इस प्रदेश के युवाओं को जो वास्तव में आपको अपना आइकॉन मानते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि इस भाषा का उपयोग आप एक दूसरे के लिए करेंगे? गंभीरता से इस पर विचार करना होगा। प्रोफेसर विवेक सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। प्रोफेसर विवेक, जरा बताएं और जरा समझाएं तमाम लोगों को कि आखिरकार भाई सड़क, बिजली, पानी वोट दिलाएंगे या गर्मी और चर्बी? बहुत आवश्यक है और पानी तो बहुत आवश्यक है और इस पर ही चुनाव होता है। लेकिन देखिए, एक हमारे यहाँ पे कहा गया है, जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तई तई से। अब बात यहाँ पे यह है कि जो योगी आदित्यनाथ जी जिस संदर्भ में बात कर रहे थे, उसको या तो अज्ञानता बस या जानबूझ के जो है उसको गलत समझा गया है। देखो, वो गुंडों को चेतावनी दे रहे थे, जो माफिया थे, जो वहाँ पे ऐसे लोग थे जो कि समाज के लिए खतरा है, उनको एक चेतावनी दे रहे थे और वो कह रहे थे कि अगर आप जो है सुधर जाइए, आप ठीक से रहिए, क्या, क्योंकि वहाँ पे जो है उनके जो एक्टिविटीज है वो बढ़ गई थी। तो देखिए, उनको ध्यान में रखकर अगर कोई बात कही जा रही है तो उससे किसी पार्टी को दर्द नहीं होना चाहिए। और अगर जो जयंत चौधरी का जो बयान है उसको मैं एक राजनीतिक मूर्खता ही मानता हूँ, जहाँ पर उन्होंने खुलेआम जो है अपराधियों का और दंगाइयों का सपोर्ट किया है, जो कि एक स्वच्छ राजनीति के लिए बहुत, इसको बहुत जो है नकारा मानता हूँ। रही बात इसका, एक एंगल ये भी हो सकता है, उनको जो योगी आदित्यनाथ जी का कहना था कि 10 तारीख के बाद जो है चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद जो ये नेता, जो गुंडों की गर्मी है वो शांत हो जाएगी। तो अगर एक एस्पेक्ट तो चुनाव के नतीजों से जुड़ा हुआ है, जो कि क्योंकि अभी ये मनमानी कर रहे हैं, अगर गुंडों पर कार्रवाई करने के बाद कहा जाए उनको जो है कंट्रोल रहने के लिए हिदायत दिया जाए, तो इसमें किसी पार्टी को क्या नुकसान हो सकता है, किसी पार्टी को क्या समस्या हो सकती है। तो इसे दिखाता है कि आप गुंडों के समर्थक हैं। यही तो मैसेज जा रहा है जनता में। जनता तो यही समझेगी कि गुंडों के आप समर्थक हैं और आप चाहते हैं कि उस पर कोई कार्रवाई न की जाए। रही बात जो राजनीतिक मुकदमेबाजी के बाद सभा के प्रवक्ता कह रहे थे, देखिए राजनीति में मुकदमेबाजी होती है, राजनीति में जो है अनेकों जो है मामले दर्ज कराए जाते हैं जिनका कोई आधार नहीं होता है। रही बात अभी बेरोजगारी दर के बाद एक सज्जन कर रहे थे, मैं उनको जवाब देना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अभी 3% है। अरे आप पंजाब की बात करिए जहाँ पे 10% था,
राजस्थान की बात करिए जहां पे लगभग 20% के करीब जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, आप उनकी बात करिए उत्तर प्रदेश में तो 3% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो यहाँ तो लगभग ना के बराबर है। 3% कहाँ होता है? आप 20% के आप राजस्थान में और महाराष्ट्र में और पंजाब में है, आप उसकी बात करिए। रही बात जो राजनीतिक जो बयानबाजी किया जा रहा है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एक नेता जो चाहता है कि प्रदेश में अमन की स्थिति बनी रहे, प्रदेश में गुंडों का राज न हो, प्रदेश में सब लोग अच्छे से चैन से सोएं, अगर उसकी बात करते हुए कोई बयान देता है और उस बयान को जानबूझ के जो है राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, या आप गुंडों के कुछ कहने पे आपको पीड़ा हो रही है, आप उसके प्रदर्शन कर रहे हैं, जनता इस सबको देखती है और जनता उचित समय पे इसका जो है इलाज कहा तो भाई दंगाइयों के लिए और अपराधियों के लिए था, तो क्या सपा आरएलडी ने उड़ता तीर ले लिया? नहीं, ऐसा नहीं है। जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं कि यदि किसी एक समुदाय जिनका आतंक इस प्रदेश में जनता के बीच है, तो उसको हिदायत देने की बात बतौर मुख्यमंत्री कर रहे हैं, यदि भाजपा का कोई भी नेता कर रहा है, तो मुझे लगता है उसी भाषा में समाजवादी पार्टी और लोकदल के नेताओं को भी कहनी चाहिए कि इस प्रदेश में गुंडों के लिए, आतंकवादियों के लिए, दंगाइयों के लिए कोई जगह नहीं है। तो लगता है मुझे स्वागत योग्य बात थी, लेकिन जिस तरीके से उसको काउंटर किया जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये लगातार अब होता ही जा रहा है, वार हुआ फिर पलटवार हुआ, तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। चलिए फिलहाल मुझे यहाँ पर रुकना होगा, बहुत छोटे से ब्रेक लिए। आप सभी खास मेहमान मेरे साथ बने रहे। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब ब्रेक के बाद बढ़ाएंगे चर्चा को, यहीं से आगे करेंगे, जानने की कोशिश कि जब ऐसी बयानबाजी या ऐसी बदजुबानी नेताओं की तरफ से सामने आती है तो फिर चुनाव आयोग कोई एक्शन क्यों नहीं लेता, चुनाव आयोग खामोश क्यों रहता है। वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं जल्द। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। अखाड़े में चर्चा हो रही है गर्मी की चर्बी की, क्या गर्मी और चर्बी दिलाएगी वोट? नेताओं की बदजुबानी की हो रही चर्चा कि आखिरकार ये कब तक? मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे ये जुबानी जंग और तेज होती जा रही है, निचले स्तर पर गिरती जा रही है। जीत की चाह में नेता मर्यादा को क्यों कर रहे हैं तार-तार? सियासी लड़ाई गर्मी पर क्यों आई? आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब खोज रहे हैं। हमारे साथ लगातार एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए डॉक्टर सुनील कौशिक, ब्रेक पर जाने से पहले हमने चर्चा की, तमाम सफाइयां भी सामने आई, लेकिन चुनाव आयोग की भूमिका इसमें क्या रहती है? उसकी चुप्पी पर सवालिया निशान उठते हैं कि वो क्यों खामोश बना रहता है। क्या उसकी खामोशी, उसकी चुप्पी कहीं ना कहीं बढ़ावा देती है इन नेताओं को इस बदजुबानी को और कंटिन्यू करने के लिए? देखो, आचार संहिता का उल्लंघन करना ऐसा नहीं है कि आप किसी क्लास के बच्चे नहीं है ना। जब सारा गाइडलाइन आपको दी गई है और आप लोग सरकारों में रहे हैं, तो दायित्व तो आपका बनता है कि उस गाइडलाइन का पालन कैसे किया जाए। बार बार तोड़ना, क्या बार बार बच्चों की तरह थोड़ी आपके साथ ट्रीट किया जाएगा? क्योंकि मुझे लगता है ये तो बस एक शुरुआत है। बिल्कुल, हमने तमाम चुनावों में देखा मामला कहां से कहां पहुंच जाता है। आप पिछले इलेक्शन का इंतजार 2017 की आप देख लें, जब प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि मैं बहुत मेहनत करता हूं सुबह से शाम तक, तो क्या अखिलेश जी ने कहा कि मेहनत तो गधे भी करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे गधा ही समझ लीजिए। तो जब ऐसी बातें होने लगे तो मुझे लगता है कि अभी शुरुआत नहीं हुई, अभी तो सारी मर्यादाएं टूटेंगी। और दिल्ली के चुनाव में और पश्चिम बंगाल के चुनाव में मैं कह रहा हूं कि इतनी मर्यादाएं टूटी कि हम कहने में और सुनने में भी शर्म आने लगी थी। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए तो अभी तो शुरुआत है, अभी तो गर्मी और चर्बी की बात हुई है, अभी तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। आगे आगे जैसे ही रंग बढ़ता जाएगा चुनाव का, आपको देखेंगे किस तरीके से। तो अगर चुनाव आयोग यहीं पर थोड़ा मामलों को सलटाने की कोशिश करे या कहीं ना कहीं एक वार्निंग इन लोगों को दे दे तो शायद कंट्रोल हो पाए। नहीं, मुझे नहीं लगता। देखो, पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा या जिन राज्यों में चुनाव हुए, चुनाव आयोग के ऊपर भी राजनीतिक दलों ने आरोप लगा दिए। जो भी कोई निर्णय लेता है, किसी जैसे कल का बजट जारी हुआ, यदि बहुत सारी सौगातें दे देती केंद्र सरकार, तो यही विपक्ष के दल कहते हैं कि साहब चुनाव को प्रभावित करने का काम किया है। बहुत सारी चीजें नहीं दी, बिल्कुल एकदम मर्यादित तरीके से उस बजट को लाया गया कि बहुत सारी बातें उंगली न उठे, तो वही विपक्ष कह रहा है कि कुछ दिया ही नहीं। तो ये सरकार में रहते हुए जब कोई सत्ता में बैठता है, वो कोई भी राजनीतिक दल हो, जैसे अब मैंने कल कहा था, कल शाही साहब बैठे हुए थे, मैंने यही बजट कांग्रेस लाती तो आप भी उस पर उंगली उठाते, आप भी कहते कुछ नहीं दिया है। तो ये तो विपक्ष में बैठने का एक आपको सर्टिफिकेट मिलता है कि सरकार कोई भी काम करे या कोई भी सरकारी संस्था काम करे। अब जैसे कल एक IPS पर छापा डाला नोएडा में, 6 करोड़ कैश पकड़ा गया है, वहां पे कोई करने तैयार नहीं है। यदि कहीं यही किसी नेता से जुड़ा हुआ मामला होता
तो क्या आरोप होता कि सरकार ने जानबूझ करके ये छापे किया, ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है। तो ये विपक्ष में बैठकर, मैं सारे राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं, बीजेपी भी उसमें इंक्लूड है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2014 से पहले जितनी भी बड़ी कार्रवाइयां हुई तो बीजेपी भी ये आरोप लगाती थी। और बीजेपी में इतने बड़े चेहरे सीएम योगी आदित्यनाथ, अश्विनी शाही जी, आप ही के पास आऊंगी अब, भाई उन्हें तो कम से कम इस चीज की शुरुआत नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, अगर वो दंगाइयों को संबोधित कर रहे थे, अगर वो अपराधियों के बारे में बात कर रहे थे, तो क्या उन्हें अंदेशा नहीं रहा होगा कि विपक्षी दल इस मामले को कैसे लपक सकते हैं और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? भाई उन्हें तो ज्यादातर समय जब जब वो जनता के बीच आए, अपना संबोधन दे, विकास जो आपका सबसे बड़ा एजेंडा रहा है सर, अगर उस पर बात करें तो क्या आपत्ति है? हम लोग पैनल पर बैठे हुए हैं और अगर मैं सुनील कौशिक जी को कुछ कहूं और हमारे अभिषेक भाई उसको अर्थ का अनर्थ करके अपने ऊपर लेकर चले जाएं, तो इसमें मेरा दोष है या कौशिक जी का दोष है? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है, उन्होंने बहुत स्पष्ट सा कहा है, क्योंकि एक सपा के जो द्वारा टिकट दिया हुआ व्यक्ति जब बिगड़े हुए बोल बोलता है और वो ज्यादा गर्मी दिखाता है या सर्दी दिखाता है, जो भी करता है, मेरठ में देखिए एक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने क्या बोला है, तो इस तरीके के लोग जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, उन लोगों ने बोला। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का था कि भाई हमारे और इन अपराधियों के बीच में इस समय चुनाव आयोग है, तो डायरेक्ट जो है हम लोग कुछ नहीं, हमारी पुलिस प्रशासन इस समय हमारे हाथ में नहीं है, नहीं कर सकती है। 10 तारीख के बाद हमारी सरकार आएगी तो 24 घंटे से 25 घंटे नहीं लगेंगे। तो ये अपराधियों के लिए था। अब उसमें जयंत चौधरी जी खामखा कूद गए, वो चर्बी तक उतारने की बात करने लगे। अखिलेश जी ने जो है उसका थोड़ा सा और घुमाकर उसको मुलम्मा चढ़ाकर बोला, लेकिन जयंत चौधरी जी चाहे अनचाहे वो दंगाइयों और गुंडों के पक्ष लेते हुए देखे गए। तो इसमें यूं समझा जाए अश्विनी साहब कि आप लोग खुद नहीं चाहते विकास पर बात करना, क्योंकि अगर आप विकास पर बात करते, अगर आप लोगों की मूल समस्याओं पर बात करते, तो जाहिर सी बात है आप लोग खुद कटघरे में खड़ा हो जाते। तो क्या उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए जानबूझकर ऐसे किया जाता है सत्ता पक्ष की तरफ से? क्योंकि फिर आरोप तो यही लगते हैं कि विकास की बात तो जब खुद बीजेपी नहीं कर रही है, तो ये तो मान लिया जाएगा ना कि आप लोगों ने विकास कुछ किया ही नहीं किया, इसलिए बात नहीं कर रहे। शिल्पा जी, हम विकास की बात नहीं करते हैं, हम विकास करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सुबह दोपहर शाम आपको टेलीविजन चैनल पर बोलते हुए नजर आ जाएंगे कि हमने यहाँ की कानून व्यवस्था सही की। हम आज डबल इंजन की सरकार है, एक एक घर में एक एक यूनिट पर 10-10 किलो राशन मिल रहा है। हमने शौचालय का निर्माण कराया, हमने उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, ई-श्रम कार्ड, हमने डीबीटी के माध्यम से सबको पैसे ट्रांसफर किए। ये सारी योजनाएं हम गिना रहे हैं। ये विकास नहीं है तो क्या है? हम इसकी बात करते हैं, रोज हम कहते हैं इस चीज को हमने किया है। अब विपक्ष इसको चाहे जिस मुद्दे में ले जाए, कुछ किया। अभी यहाँ पर सब लोग बोले, कोई कह दे अरे छोड़ो यार, अश्विनी शाही जी ने तो कुछ, उनकी आवाज ही नहीं आ रही थी। तो इसका मेरा दोष नहीं है। हम लोग विकास करते भी हैं, विकास की बात भी करते हैं, हम अपराध रोकने की भी बात करते हैं और इस प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने की भी बात करते हैं। हम भागते नहीं, हम किसी मुद्दे से भागे नहीं है और हमने विकास किया, वो विकास दिख रहा है। और विपक्षी ऐसे में अगर मिस इंटरप्रेट कर लेंगे तो फिर इसमें बीजेपी की क्या गलती है? अश्विनी शाही कह रहे हैं, जवाब दीजिए डॉक्टर राय। कह रहे हैं कि भाई हमने तो दंगाइयों को और अपराधियों को कहा था, अब सपा इसको अपने ऊपर लेकर चली गई, तो इसमें ये क्या करे? भी सुन रहा था, प्रोफेसर साहब को भी सुन रहा था, सुनील साहब को भी सुन रहा था। तो मैं आपको जवाब सिलसिलेवार दूंगा। पहले अश्विनी भाई का जवाब दे दूं। इनकी 4.5 साल सरकार रही और इनकी सरकार में जौनपुर में डीएम और एसपी जो है, जो 25,000 का इनामी माफिया है, उसको क्रिकेट खिलाते, उसके लिए पिच बिछाते हैं एसपी ऑफिस के सामने। ये माफियाओं की बात करते हैं। इन्होंने माफिया को एमएलसी बना रखा है और उसको जेल में बड़ी बड़ी टिफिनें जाती हैं, सबको पता है। आप हम तो हमेशा मांग करते थे कि आप हर जिले के टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट क्यों नहीं जारी कर देते? अभी भी मांग कर रहे हैं, अभी भी आप कर दीजिए।
सबको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये जो सिलेक्टिव कहते हैं ना कार्रवाई करते हैं वो सबको पता है। जो इनकी नजर में भैया जो इनकी वॉशिंग मशीन में धुल जाएगा वो पाक साफ हो जाएगा। आपने देखा होगा बंगाल में से लेके महाराष्ट्र से लेके कितने स्टेट्स का मैं एग्जांपल दे दूं जिनके ऊपर ईडी और इनकम टैक्स का छापा पड़ा। अजीत पवार जी को उन्होंने जैसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया अगले दिन वो पाक साफ हो गए। तो इनके पास गजब की वॉशिंग मशीन है। तो ये उसकी बात मैं कहता हूँ। अभी विवेक जी कह रहे थे कि राजनीतिक से प्रेरित मुकदमे लगते हैं, तो मैं ये बात जरूर इनसे पूछना चाहूंगा विवेक जी से। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी थी कि आप इस तरह से मुकदमे वापस नहीं ले सकते। अगर कोर्ट में कोई मामला विचाराधीन है, कोर्ट के मामले में हम लोग कमेंट नहीं कर सकते। 360 का मुकदमा लगा था। मैं जो बात कह रहा हूं सबको पता है ये बातें। तो ये प्लीज ना आप इस चीज को प्रोटेक्ट मत करें, कोर्ट को डिसाइड करने दें कि कौन दोषी है कौन नहीं है। हमने सिर्फ ये कहा कि इनके ऊपर आरोप है। अभी भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट है, जितने कैंडिडेट्स घोषित हुए हैं 99 आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। इनकी पार्टी की वेबसाइट से डरा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है कि पार्टी को डालना पड़ेगा किस प्रत्याशी के ऊपर कितना मुकदमा है। सेंचुरी मार के क्लियर हो जाएंगे। अभी लिस्ट इनकी बची हुई है। ठीक है, तो फिर क्या नैतिक अधिकार बचता है बीजेपी के सामने सभा को फिर उंगली उठाने का? चलिए ठीक है, शिल्पा जी कंप्लीट योरसेल्फ। ठीक है, जल्दी से सर, 20 seconds you are having. शिल्पा जी प्लीज लेट मी कम। आई एम कंप्लीटिंग। यस, मैं पूछना चाहता हूँ कि जनता पूछ रही है जो 2014 में महंगाई डायन होती थी, आज वो क्या है? अभी इनका बजट आया, सरसों का तेल का दाम कम किया, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो जनता को चाहिए। भैया हमें 25 साल बाद नहीं जीना है, हमें आज जीना है। मुझे आज जीना है, आज जीना है तो मुझे ये चाहिए, मुझे रोटी सस्ती चाहिए, खाना सस्ता चाहिए, तो आज राहत चाहिए। हीरे का दाम कम करके आम आदमी का मजाक उड़ा रहे हो। ठीक है, क्या चाहिए? हमें रोटी चाहिए। मैं एक लेमैन की तरह बात कर रहा हूँ कि उन्हें क्या चाहिए। पेट्रोल डीजल महंगा है, खाद के दाम दुगने हो गए, डीएपी मिलती नहीं है। ठीक है, आपके मुताबिक सरकार आम आदमी की न कभी सोच रही थी और न आज की तारीख में सोच रही है, बेशक से 5 राज्यों में चुनाव सर पर क्यों ना हो। ठीक है सर, 10 सेकंड और जल्दी से सर। ठीक है, 10 सेकंड आपके पास। 10 सेकंड और बस मुझे चाहिए। जी बिल्कुल, मैं ये बात कहना चाहता हूं, इसी सरकार ने कहा था हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। अब माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जी ने कहा कि उन्होंने 16 लाख रोजगार दिए। अब वो 60 लाख का वादा कर रहे हैं। कैसे विश्वास कर लें, कैसे इनके ऊपर विश्वास कर लें जब माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले से ये बात कहते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर आपके मुताबिक सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है। बस अब ये देखने वाली बात होगी कि आपकी बातें जनता तक पहुंच पाती है या फिर नहीं। प्रोफेसर विवेक, जवाब। एक जवाब दूंगा। मैंने आरोपों की बात किया था, मैं कोई जजमेंट नहीं पास कर रहा हूं। मेरा काम समझाने का और मैं आपको समझा रहा हूं। रही बात, देखिए, एक अब मैंने कहावत से शुरुआत किया था, एक और कविता है, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब आपको राजनीति में आपको जब हार का डर होता है तो आप अनर्गल प्रलाप करते हैं, और इसी तरीके से गुंडों का जो समर्थन करके अगर चाहते हैं कि आप चुनावी बैतरणी पार कर लेंगे तो यह असंभव है। और देखिए, आपने पूछा कि विकास की बात क्यों नहीं की जा रही है। देखिए, विकास की बात तो तब होगी जब आप जिंदा रहेंगे, जब पहले कानून व्यवस्था की बात होगी, उसके बाद विकास की बात होगी। आऊंगी डॉक्टर राय, लेकिन मैंने आपके पास सुना है ना, मैंने अभी आपके पास सुना है, आपस में इंटरप्ट करेंगे। मैंने आपके पास सुना है, तो दोनों में से किसी की बात समझ में नहीं आप बाद में बोलिएगा, आप महाराज बाद में बोलिएगा। देखिए शिल्पा जी, ऑब्जेक्शन है मुझे। शिल्पा जी देखिए, जब विकास के आपने, ठीक है सर, ठीक है, एक सेकंड, विकास के बाद शिल्पा जी आपने कहा था, मैं आपको बताना चाहूंगा सब भाषा का थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, उन्हें आपकी भाषा पर आपत्ति है, भाषा का थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है सर, विवेक जी बात पूरी करें। शिल्पा जी, मैं अपनी बात कह लूं। देखिए, आपने पूछा था एक प्रश्न जो है कि विकास की बात क्यों नहीं हो रही है, तो पहले कानून व्यवस्था की बात होगी, कानून व्यवस्था के बाद ही विकास की बात होगी। विकास की बात पहले नहीं हो सकती है, जो कि एक तथ्य है। रही बात विकास की बात, कैसे ना, किसान सम्मान निधि से लगभग 2.5 करोड़ किसानों को फायदा हुआ है, लगभग 1.5 करोड़ लोगों जो है लाख करोड़ की गन्ना का पेमेंट हो गया है, मेडिकल कॉलेज है, 8 लाख जॉब्स दिए गए हैं सरकारी क्षेत्र में, और लगभग 1 करोड़ के ऊपर जॉब्स दिए गए एमएसएमई सेक्टर में, 43 लाख लोगों को आवास दिया गया है, लगभग 2.5 करोड़ टॉयलेट्स
बना के दे दिए गए हैं। लगभग 2 करोड़ जो लोगों को गैस कनेक्शन फ्री में दे दिया गया है। इन्वेस्टमेंट 3 लाख करोड़ रुपए के यूपी में आ गया है। 35 लाख जो है एमएसएमई यूनिट्स यूपी में आ गई है। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट की तो 3% है। अरे इससे ज्यादा विकास की बात क्या हो सकती है? इससे ज्यादा विकास की बात क्या हो सकती है? डेटा दिया है, स्टडी करिए। विवेक जी कह रहे हैं इससे ज्यादा विकास की बात और क्या की जा सकती है? हवाई आंकड़े हैं सब, जनता बताएगी कि कितना विकास हुआ है। अनुज जी की आवाज दीजिए प्लीज। अनुज जी बोलिए, बोलिए 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 सर। किया इतनी तेजी से विनाश किया है, यही उनका विकास है। क्योंकि जो विनाश वाली सोच के लोग होते हैं, वही उनके लिए वही विकास होता है। आज देखिए ना, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात करते हैं, अपराधियों की और आतंकवादियों की बात करते हैं, तो उन्हीं के राज में ये लोग, उत्तर प्रदेश की जनता कहती है कि बच के रहना योगी जी के प्रदेश में, कि गुंडे घूम रहे हैं पुलिस वालों के बीच। आज हालात ये हो गया है, लोगों को जॉब देना, इंडस्ट्री लाना, इन्वेस्टमेंट लाना, ये सब प्लीज वन बाय वन सर। आपके हिसाब से, कांग्रेस के हिसाब से इंडस्ट्री लाना, एम्प्लॉयमेंट देना, लोगों को गैस देना। आप आपस में उलझ जाएंगे सर, ऐसे समय जाया होता है। ठीक है डॉक्टर सुनील कौशिक, आपका फाइनल कमेंट में चाहूंगी जाते जाते। बजुबानी तो हम देख रहे हैं, ये कभी खत्म ही नहीं होने वाली है, हर कोई जान रहा है। लेकिन आगे जैसे जैसे चुनाव के नजदीक तारीख आएगी, ये मामला कहां से कहां पहुंच जाएगा। अनुज जी, सुनील जी के बाद मैं सीधा आप ही के पास आ रही हूँ सर, आपके पास। दैट आई एम प्रोमिसिंग यू। ये तो शिल्पा जी कहना बहुत मुश्किल है कि ये कहां तक जाएगा, लेकिन मैं इतना अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में सारी मर्यादाएं टूटेंगी। क्योंकि 2024 का जो चुनाव है, उस 24 से पहले राष्ट्रपति महोदय का भी चुनाव है, और यहाँ का एमएलए का वोट बड़ा मायने रखता है। और राष्ट्रपति जी का जब चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश के जो रिजल्ट आएंगे वो निश्चित तौर से उसको प्रभावित करेंगे। तो अभी तो मैं कह रहा हूँ शुरुआत है, बहुत मर्यादाएं टूटेंगी, लेकिन बस आपके चैनल के माध्यम से यही अपील है कि इस प्रदेश का युवा आपको आइकॉन मानता है, केवल इतनी मर्यादा बनाए रखिए कि वो आप आइकॉन ही बने रहें। कहीं ऐसा ना हो कि इस प्रदेश का युवा आपसे घृणा करने लगे। ये तमाम नेताओं को हर दल से जो जुड़े हुए हैं याद रखनी होगी, अपने जहन में उतारनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सुनील कौशिक, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। अनुज आत्रे जी, आपका रुख करूंगा, आपकी बात अधूरी रह गई थी सर। और विवेक जी, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज एक एक करके जब बोला करें, सबकी बात सामने आनी चाहिए। जब दो लोग एक साथ बोलते हैं तो बातें ओवरलैप हो जाती है सर, समय भी जाया होता है। अनुज जी, कंप्लीट योरसेल्फ। अपराधी और आतंकवादियों की बात कर रहे थे, तो अपराध भी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो ये फर्जी एनकाउंटर में योगी जी की सरकार जो मशहूर रही है, जिन कामों में 5 साल व्यस्त रहे हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के आदेश पर इनको 25 परिवार ऐसे थे कि जिसको इनको मुआवजा देना पड़ा कि वो फर्जी एनकाउंटर प्रूव हुए। वही हालात ये है कि अपराधी 25 से ज्यादा अपराधियों ने जो है पुलिस ऑफिसर्स के मर्डर किए एनकाउंटर की। तो ये अराजकता का माहौल 5 सालों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, जो कानून व्यवस्था को जंगल राज को बता करके जो उत्तर प्रदेश में राजस्थान। तो हमारे को जब प्रदेश की जनता जब जाते हैं, पूछती है कि क्या हालात है, क्यों प्रदेश में महिलाओं का जो है सबसे ज्यादा उत्पीड़न, रेप, डकैती, मर्डर, अपहरण, इस तरह का जो एक व्यापार चल रहा है, इस तरह का जो एक अराजकता का माहौल चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं देखा जाता है तो सत्ताधारी दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, इससे पहले की सरकार हो, जो सत्ताधारी दलों का अपराध के ऊपर कंट्रोल रहता है, पुलिस थानों के ऊपर कंट्रोल रहता है, तो जनता उससे उठ चुकी है। जनता चाहती है कि एक जो है निष्पक्ष सरकार है, जो जनता की आवाज सुने, और निष्पक्ष जो है रूप से कानून व्यवस्था का राज कायम हो। कानून का इकबाल उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुका है। इसलिए भी ये जो है अपना प्रचार करने कोई भी राजनीतिक दल, लेकिन जनता का इनके ऊपर से सबसे ऊपर से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि 5 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, 4 बार बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है। 3 दशकों में कांग्रेस पर दांव खेले, इस बार लोग कांग्रेस पर विश्वास जताए, लेकिन आपकी तमाम बातें, तमाम प्रॉमिसेस क्या लोगों के दिलों तक पहुंच पाएंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि जब तक दिलों तक नहीं पहुंचेगी तब तक वो वोट में तब्दील तो कतई नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आने वाला वक्त बताएगा। विवेक जी, क्या कहेंगे आप सर? ये कह रहे हैं कि कानून का इकबाल तो है ही नहीं, और आपने कहा था कि विकास से पहले कानून व्यवस्था का जिक्र होना जरूरी है, यानी कि कुल मिलाकर पूरी तरह से शून्य बता रहे हैं योगी सरकार को, इसके 4 साढ़े 4 साल के पूरे कामकाज को। देखिए, शून्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैं शून्य का बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि शून्य सब कुछ है।
रही बात उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विकास के गंगा यमुना बही है और जिस तरीके से यहाँ पे कानून व्यवस्था अच्छा हुआ है, चाहे वीवन की बात हो, चाहे जो है आप किसकी भी बात कर ले, जिस तरीके से आपको सुरक्षा मिल रही है उत्तर प्रदेश में, मेरे ख्याल से माहौल पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेहतर है। चलिए ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, आप सभी लोगों से मैं जल्दी फाइनल कमेंट चाहूंगी। सबसे पहले अश्विनी शाही जी, फाइनल कमेंट आपका, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे सर? जैसा कि कौशिक साहब कहकर गए हैं कि नेताओं को आइडल माना जाता है, रोल मॉडल माना जाता है, उन्हें उसी भूमिका में रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो लोग आपसे घृणा करना शुरू कर दे, क्योंकि अभी तो जुबानी जंग तेज होनी और बाकी है, और भी ना जाने कितनी बदजुबानी देखनी बाकी है। क्या कहेंगे सर जाते जाते? कौशिक जी की बात आप ले आइए। कौशिक जी ने स्पष्ट कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ ऐसा नहीं कहा, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। बाकी लोगों पर उन्होंने आरोप लगाया है, तो मैं सलाह दूंगा अभिषेक भाई को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को समझाएं और अपने साथ आए हुए नए लड़के का जो युति बनी है, दोनों लड़कों को समझाएं कि वो अपने जबान पर काबू रखें और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत का आनंद लें। ठीक है, डॉक्टर अभिषेक राय समझाने को कह रहे हैं दोनों लड़कों को, जैन जी को भी, अखिलेश जी को भी। फाइनल कमेंट आपका सर। जी मैं बहुत सीधी सी बात कहता हूँ, मैं उस प्रदेश का वासी हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं फाइनली दे रहा हूँ शिल्पा जी, मैं उस प्रदेश का वासी हूँ जहाँ किसानों के ऊपर थार चढ़ती है और मंत्री पुत्र बचाया जाता है। मैं उस प्रदेश का वासी हूँ जहाँ एक हाथरस की बेटी को उसके परिवार के बिना रात में जला दिया जाता है। मैं उस प्रदेश का वासी हूँ जहाँ 700 किसान शहीद हो जाते हैं। मैं उस प्रदेश का वासी हूँ जहाँ बेरोजगारों को लाठी मिलती है जब वो नौकरी मांगते हैं, हॉस्टल से निकाल के मांगते हैं। मैं उस प्रदेश का वासी हूँ जहाँ गरीब की थाली से रोटी गायब हो जाती है। और ये जनता, मैं जनता से जुड़ा हुआ हूँ, हमारी पार्टी जनता से जुड़ी है। सुन लीजिए, ठीक है अश्विनी जी, फाइनल कमेंट दे लीजिए जी, जरा फाइनल कमेंट में डॉक्टर अभिषेक राय इंक्लूड कर लीजिए ना। जुबानी जंग क्या रुकेगी, थमेगी, या यूं ही बेलगाम भागती रहेगी? इस पर भी सर बता दीजिए जाते जाते। सीधी सी बात कह रहा हूँ, जनता की आवाज समाजवादी पार्टी उठाती रही है और समाजवादी पार्टी उठाती रहेगी। और हम आ रहे हैं, इनकी विदाई की डेट 10 मार्च तय है। बिजली का बिल माफ होगा और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का जुमला और उसके साथ ये लोग साफ होंगे। चलिए चिकन यात्रा जी, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट, कांग्रेस कहां स्टैंड कर रही है? हालांकि आपको बधाई देनी पड़ेगी कि वाकई में इस बार जो मूल मुद्दे हैं, असल मुद्दे हैं, महिलाओं से जुड़े हुए, किसानों से जुड़े हुए, युवाओं से जुड़े हुए, कांग्रेस उन पर खेलती हुई नजर आ रही है। धर्म से, जाति से और बदजुबानी से भी कहीं ऊपर उठकर काम करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी ऐसे बदजुबान नेताओं को जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमला तो बेजुबानी करते हैं ना, हमारे नेताओं ने इस तरह का अपने कार्यकर्ताओं को पाठ पढ़ाया है कि कभी भी किसी से बदजुबानी करी। हाँ, ये अलग बात है कि बदजुबानी का शिकार हमारे नेता जरूर रही है, भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के होते हैं, लेकिन फिर भी लोगों ने, हमारे नेताओं ने सभ्यता का पाठ सिखाया है और वही सभ्यता और शालीनता के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है। विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है और उत्तर प्रदेश की जनता इस बार इन तीनों राजनीतिक दलों को करारा जवाब देगी। और कांग्रेस पार्टी जो 3 दशकों से सत्ता से बाहर थी और इनको भरपूर मौका दिया, उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को कॉन्फिडेंस देने का मन बना लिया। कांग्रेस का संघर्ष का जनता तक पहुंच पाता है, बड़ा सवाल है। जाते जाते प्रोफेसर विवेक सिंह, फाइनल कमेंट आपका सर। देखिए, जनता को क्या करना है, जनता ने फैसला कर लिया है और 10 तारीख के बाद पता लग जाएगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, कांग्रेस का कोई एंगल मुझे दिखता नहीं है। लड़ाई जो है समाजवादी पार्टी और भाजपा के ही बीच में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो कुल मिलाकर ये तो नेता हैं, बदजुबानी करेंगे, लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, वोट लेने की कोशिश करेंगे, यही इनका काम है, यही इनका धर्म है। लेकिन ये आपको सोचना है कि बिजली, सड़क, पानी आप लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है या गर्मी और चर्बी, क्योंकि वोट आपका, फैसला आपका, जिंदगी आपकी। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।
डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।